हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी नीट में लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, क्या पता उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे या सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे दे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है बच्चों, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ये सर्किट दिख रहा है बच्चों, इस सर्किट में हम लोग को फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मीन्स करंट का वैल्यू और करंट का डायरेक्शन। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो सर्किट दिया हुआ है वो क्लोज लूप है, और जब भी सर्किट हमारा क्लोज लूप होता है तो उसमें हम लोग KVL यूज करते हैं। KVL क्या कहता है बच्चों कि अगर किसी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल होता है रेसिस्टेंस के थ्रू, बैटरी के थ्रू, सबका सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज करंट I इस सर्किट में कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर हमने तो यहाँ पे करंट लिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो अब देखो बच्चों, अब ये जो करंट I है इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, तो इस 2 ओम रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V = IR। तो देखो इसमें जो पोटेंशियल होगा 2 × I। अब ध्यान देना एक चीज़, करंट के थ्रू जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है, तो इसलिए निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2I। ये देखो अब बैटरी के पास आएंगे तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होता है और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो लास्ट में जिस टर्मिनल पे आते हैं उसी टर्मिनल का साइन लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे +10 वोल्ट। यहाँ पे देखो प्लस माइनस कौन से टर्मिनल पे आ रहे हैं, -5 वोल्ट। इसके थ्रू वोल्टेज हो जाएगा I और इसके थ्रू हो जाएगा -7I = 0। ठीक है, अब I वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं तो -2I -I -7I -10I हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 वोल्टेज, यहाँ पे -5 वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा +5 वोल्ट = 0। अब -10I, अब ये राइट साइड जाएगा तो -5V हो जाएगा, तो I = हो जाएगा 5/10 मीन्स 0.5 एम्पियर। तो हमारा बच्चों करंट का डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 0.5 एम्पियर। अब देखो हमने क्लॉकवाइज लिया है करंट तो पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया वो सही है। अगर रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा निगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, A से B के तरफ। तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10⁻² √π has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electrical field strength 10 volt/meter each. तो यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। अब इस वायर का रेडियस जो दिया हुआ है 10⁻² √π। ठीक है, अब इस वायर का रेसिस्टेंस जो दिया है वो दिया हुआ है 10 ओम और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिया हुआ है 10 volt/meter। पूछ क्या रहा है, करंट डेंसिटी। तो देखो बच्चों करंट डेंसिटी क्या होता है, J = I/A। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, I कैसे फाइंड करेंगे, ये डाटा दिया हुआ है, इसी में से रिलेशन हम लगाएंगे I को फाइंड करने के लिए।
तो आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो I की जगह लिख लेंगे V अपॉन आर ए, ये वाला टर्म V अपॉन आर ए हो जाएगा। अब देखो वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है V अपॉन आर। E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा E आर। ये क्या है, R है लेंथ, ठीक है, R क्या है लेंथ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगा V इक्वल टू ई एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ई एल अपॉन आर ए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, सारे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं। और एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर दिया हुआ है 10 का पावर -2 अपॉन रूट पाई। तो एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, 10 का पावर -2 अपॉन रूट पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10 पाई 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 10 अपॉन पाई 10 का पावर -4 अपॉन पाई। तो यहाँ से पाई पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर +5। जे करेंट डेंसिटी इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये रहा जे का वैल्यू। तो वैल्यू हमारा क्या आया 10 का पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से हम लोग को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों पहला दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ई क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या होता है मास और टी होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ए का मैच किससे हो गया, ए का हो गया आर से, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो दूसरा के लिए बच्चों क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, और एक फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रो एल अपॉन ए लिख लेंगे इक्वल टू वी अपॉन आई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू आ जाएगा वी ए अपॉन वी ए अपॉन एल आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v के जगह क्या लिख लेंगे, v के जगह लिख लेंगे a इंटू एल। तो लिख लेंगे a इंटू एल, ए अपॉन एल आई। तो एल एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एल एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चा ई ए अपॉन आई, ई ए अपॉन आई, ठीक है। अब देखो ये वाला ए नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन करेंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपॉन ए, इसके जगह लिख लेंगे ई अपॉन जे। तो ये वाला टर्म हो गया बी का एस से, बी का हो गया एस से। वैसे ही डी का हम लोग देख लेते हैं, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी जे इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी अपॉन ए, मतलब एन ई वी डी। तो D का किससे हो गया, Q से, D का किससे हो गया, Q से। अब मिला लेते हैं D का Q से, ये दिख रहा है,
और दूसरा नंबर बी का एस से, ए का आर से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है रिलैक्सेशन पीरियड का रो, एक रिलेशन होता है रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो ये हो गया रिलैक्सेशन पीरियड का फॉर्मूला। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर पी से। ठीक है, तो सी किससे हो जाएगा, पी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 का पावर -10 वोल्ट पर मीटर हैज़ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे पूछ रहा है मोबिलिटी क्या होगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और क्या दिया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, E इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर -10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना किसी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे वी डी इक्वल टू हो जाएगा म्यू ई। यहाँ पे म्यू क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू वी डी के जगह कितना वैल्यू दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 का पावर -4 और ई के जगह वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 का पावर -10। तो ये कितना से कैंसिल आउट होगा, 3 दूनी 6 पॉइंट 3 पचे 15 2.5 इंटू, अब देखो यहाँ पे 10 का पावर -4 है, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 10 का पावर 10 में से -4 गया तो 10 का पावर 6 हुआ। ठीक है, 10 का पावर 6। तो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों समझ में आया। सिंपल ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना। अगर फार्मूला ना याद हो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड 6 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज। टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, एक प्लेटिनम वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है रेसिस्टेंस, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम और एट 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया है 6.8 ओम। पूछ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है बच्चों R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो बच्चों एट 80 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस R का वैल्यू कितना लिखेंगे 6.8 और 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम है। 1 प्लस अल्फा, अब देखो T2 कितना दिया है, T2 दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 0, 80 माइनस 0
तो ये वाला टर्म हो जाएगा 6.8 2 ओम 6.8 2 इंटू 1 प्लस 80 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 160 अल्फ़ा 6.8। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 160 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 6.8 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा 4.8। तो 160 अल्फ़ा इक्वल टू 4.8। तो अल्फ़ा इक्वल टू आएगा 4.8 अपॉन 160। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 48 इंटू 10 का पावर माइनस 1, इसको लिख लेंगे 16 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया 3 इंटू 10 का पावर -2 डिग्री सेल्सियस। ये रहा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस किस चीज़ का बढ़ता है और किस चीज़ का घटता है, इस चीज़ को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ पूछ रहा है, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास मान लो 3 टाइप्स के सब्सटेंस है, एक सेमी कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा कंडक्टर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का, वो क्या होता है निगेटिव होता है। तो इसका जो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा क्या होगा निगेटिव होगा। वही कंडक्टर का अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कंडक्टर का अल्फ़ा क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो जब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। इंक्रीज बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर गलत, डिक्रीजेस ये भी गलत। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर के लिए क्या होता है रेसिस्टेंस बढ़ता है, बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है द सॉलिड विच हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड, मेटल, इंसुलेटर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो अभी मैंने क्या बताया सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का अल्फ़ा जो होता है वो निगेटिव होता है, अल्फ़ा निगेटिव होता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटेगा और इसका कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो इन सॉलिड विच हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो मेटल का पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर का भी निगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर का भी निगेटिव होता है। ठीक, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी बाई डेवलप इन 100 ओम टू द 200 ओम इन गिवन टाइम इज। तो यहाँ पे बच्चे 2 रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1 इक्वल टू 100 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 ओम।
ठीक है। ये दोनों बच्चों रेसिस्टेंस पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट है। ये हो गया R1 100 ओम और ये हो गया R2 100 ओम, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मान लेते हैं V वोल्टेज इसको सप्लाई हमने कर दिया, तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए इसमें भी अपना थर्मल एनर्जी होगा, इसमें भी थर्मल एनर्जी होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो दोनों रेसिस्टेंस है वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल भी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बच्चों H इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो 100 ओम रेसिस्टेंस में हम लोग निकाल लेते हैं H इन 100 ओम वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 100। वैसे ही H 200 ओम में निकाल लेते हैं वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 200। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो वी स्क्वायर टी कैंसिल आउट, ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया H 100 अपॉन H 200 इक्वल टू, ये ऊपर चला गया ये नीचे 200 अपॉन 100, तो कितना आया बच्चों 2:1। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। इसमें कंसेप्ट यही था कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। देखना हमारे घर में एक फ्यूज़ लगा हुआ रहता है, ठीक है, या किसी इक्विपमेंट में भी फ्यूज़ लगा हुआ रहता है। फ्यूज़ का क्या होता है कि एक उसका जो गलने का क्या बोलते हैं, अगर उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो उसमें हीट बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, पिघल के टूट जाता है, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस में हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फ्यूज़। कंडक्टर नहीं यूज करते हैं, इंसुलेटर भी नहीं करते हैं, स्विच तो ऐसे नॉर्मली ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, बट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 अब बच्चों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है ना, देखने में लग रहा है इजी है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। 3 रेसिस्टेंस हैविंग रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज सॉ इन फिगर। द रेशियो ऑफ I3 अपॉन I1 ऑफ द करेंट इन द टर्म ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, I3 अपॉन I1 इन द टर्म ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच इस रेसिस्टेंस R3 में और R2 में पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं पोटेंशियल V, तो इसका भी हो जाएगा V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I2 R2, इसके लिए भी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 R3। अब ये दोनों इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I2 R2 इक्वल टू I3 R3, ठीक है। I2 R2 इक्वल टू I3 R3। अब इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, इसके आगे वाला टर्म, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो, अब ये हो गया हमारे पास जंक्शन, इस जंक्शन पे 3 करंट, एक करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, और 2 करंट बाहर जा रहा है। तो मैं क्या लिख लूँगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखो यहाँ से I2 का वैल्यू क्या आएगा, I2 का वैल्यू आएगा I3 इंटू R3 अपॉन R2, ठीक है। अब ये I2 का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो I1 इक्वल टू I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3। अब देखो यहाँ I1 हो गया, अब इसमें से क्या बच्चों कॉमन ले लेंगे, I3 कॉमन ले लेंगे।
I3, बचा क्या R3 अपॉन R2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है I3 अपॉन I1, तो देखो ये वाला टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I3 इक्वल टू, इसका LCM क्या हो जाएगा R2, ये हो गया R3, R2 इंटू 1 R2। ठीक, अब क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा I3 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R3 प्लस R2। ये रहा हमारा रेशियो ऑफ I3 अपॉन R2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, R2 अपॉन R3 प्लस R2, R2 अपॉन R3 प्लस R2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन अभी तक का क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 को बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया एंड सेम मटेरियल इज 0.25। ठीक है, ओम। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 हमारे पास बच्चों वायर है, ठीक है, सेम लेंथ का और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो देखो अगर या इसका लेंथ सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है और सेम मटेरियल से बने हैं, तो इस सब का रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ R R R R। ठीक है, अब ये दोनों वायर जो कनेक्टेड हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो ये हो गया वायर 1 2 3 4। ठीक है, R R R R। अब इन सबका R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन 4। कितना रेसिस्टेंस है, 4 है तो R अपॉन 4। R इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 0.25 इक्वल टू R अपॉन 4। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 0.25 इंटू 4 मीन्स 1 ओम। ठीक है, R इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 ओम। तो इसका भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब इन चारों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू 4 ओम। तो जब इन चारों वायर को जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस जो आएगा वो 4 ओम आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बट इसका जो ऑप्शन होगा वो कोई और ही होगा। ठीक है, इन द फ्लोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर विल बी। अब देखो इसमें वोल्ट मीटर, अब ध्यान देना इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। अब देखो ये जो रेसिस्टेंस है 10 ओम है, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। बट यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं गलती की, इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर इसका इसमें करंट का बात किया जाए तो I इक्वल टू हो जाएगा V, वोल्टेज दिया हुआ है मान लो 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, 10 अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ये तो ठीक है 1 एम्पियर आया और वोल्टेज जो होगा वो 10 वोल्ट ही होगा। ठीक, अब इसमें देखो इसमें जो I होगा वो क्या होगा, क्या I इक्वल टू होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, मीन्स V अपॉन 10 10 5, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I जो होगा वो क्या होगा, अब देखो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो करंट फ्लो होगा वो इसी से फ्लो होगा। ठीक है, और इधर आएगा, इस साइड जाएगा नहीं
क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 10/10, मतलब 1 एम्पियर। तो करंट कितना होगा बच्चों, 1 एम्पियर होगा दोनों में, और वोल्टेज भी जो होगा वो क्या होगा, दोनों का 10-10 वोल्टेज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वहाँ पे ध्यान देना, जो रेसिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए करंट इससे फ्लो ही नहीं करेगा, सिर्फ इधर से आएगा इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज का दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज सॉ इन फिगर with DC source of EMF E and the zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing. दूसरा दिया हुआ है when 2 from situation A and 1 from situation B. ये रहा हमारा सिचुएशन ए जिसमें 3 बल्ब है, सिचुएशन बी में भी हमारा 3 बल्ब है, ठीक है। पूछ रहा है रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन, ठीक है, 1 और 2 सिचुएशन में जो रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन होगा वो क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें पावर निकालना है। पावर का जो फॉर्मूला होता है VI I² R इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 6 जो बल्ब है वो सिमिलर है, तो मैं रेसिस्टेंस मान लेता हूँ 6 का R, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो 3 रेसिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3 आएगा। अब ये भी किस में है, सीरीज में, तो इसका भी आएगा R/3। R इक्विवेलेंट इक्वल टू इस तीनों का कितना आया, R/3। अब ये तीनों और ये तीनों मिलके किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास पहला बल्ब, ये हो गया दूसरा बल्ब, ठीक। ये इसका EMF E है, ये भी है R/3, ये भी है R/3। तो इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R/3 प्लस R/3 2R/3 R इक्विवेलेंट। तो इस केस में पावर जो होगा बच्चों, अगर इसमें V वोल्टेज या EMF E सप्लाई करते हैं तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिचुएशन 1 में पावर इक्वल टू हो जाएगा P1 इक्वल टू V²/2R/3। ये हो गया सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन 2 फ्रॉम सिचुएशन 1, इसमें से मैं क्या करता हूँ 2 बल्ब ले लेता हूँ, 2 सिचुएशन 1 और 1 फ्रॉम सेक्शन बी। इस सेक्शन बी से मैं एक बल्ब को ले लेता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना रेसिस्टेंस हो गया बल्ब का, 3 रेसिस्टेंस, जिसमें ये दोनों रेसिस्टेंस किस में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है, और पैरेलल में, और ये सीरीज में। तो इसका हो जाएगा R/2, इसका हो जाएगा R, ये दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 प्लस R 3R/2। इसमें R सिचुएशन 2 में हमारा R इक्विवेलेंट क्या आया, 3R/2। तो इसके लिए पावर मैं लिख लेता हूँ P2 इक्वल टू V²/3R/2। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ, अपॉन P2 V²/3R/2। तो देखो V² कैंसिल आउट। अब देखो ये 3 नीचे आएगा, ठीक, और ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये P1/P2 क्या हो जाएगा, ये टर्म ऊपर आ गया, ठीक है, ये टर्म
ये टर्म ऊपर आ गया 3r अपॉन 2 और ये टर्म नीचे आ गया 2r अपॉन 3। ठीक, अब ये 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 3 2 इंटू 2, तो P1 अपॉन P2 का जो वैल्यू आएगा बच्चों 9 अपॉन 4 आएगा। 9 अपॉन 4 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये समझ में आया। दोनों सिचुएशन में मैंने पावर आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर कंसीडर करके पावर 1 पावर 2 एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, हमारा रेशियो फाइंड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 10 रेसिस्टर्स इच ऑफ रेसिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E, देन दोज आर कनेक्टेड पैरेलली इन सेम EMF, द करेंट इंक्रीज बाई n टाइम्स देन वैल्यू ऑफ। देखो हमारे पास 10 रेसिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, कितना है 10 रेसिस्टेंस है। इसमें पोटेंशियल E कनेक्टेड है, EMF E। तो देखो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा 10R। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, E अपॉन 10R। ठीक, I इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन 10R। अब इन 10 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक है, सीरीज में जोड़ देते हैं सेम पोटेंशियल से, पोटेंशियल EMF E। ठीक है, तो देखो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन 10, R अपॉन 10। तो I इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा E अपॉन R अपॉन 10, मतलब I इक्वल टू 10E अपॉन R। अब क्या करेंगे, I1 I2 से एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको I1 इक्वल टू E अपॉन 10R अपॉन 10E अपॉन R। ठीक है, तो देखो यहाँ से E कैंसिल आउट हो जाएगा, ये RR कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10। ठीक है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I1। तो कितना गुना बढ़ गया करंट, I2 जो हुआ वो 10 टाइम्स ऑफ I1 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ़ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट देन द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। कब नहीं दिखेगा, अगर R का वैल्यू कितना होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग यूज करेंगे KVL। मान लेते हैं मैं KVL अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, I करंट फ्लो। ठीक, तो देखो इसमें अगर KVL अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -400I इंटू -IR। अब देखो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं, तो +10 वोल्ट इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आएगा -400 I माइनस IR इक्वल टू 10 वोल्ट। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो, अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो
इससे जो करंट आएगा इस रेसिस्टेंस से वो I1 ही आएगा। अब इस सर्किट में घूम लेते हैं, तो इस सर्किट में मैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा I इंटू R, अब प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से IR इक्वल टू क्या आ गया, IR इक्वल टू -2 वोल्ट आया, ठीक है। IR इक्वल टू कितना आया, -2 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं IR इक्वल टू -400 I -2 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ से -400 I इक्वल टू 12 वोल्ट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/400, ठीक है। 12/400 माइनस ये वाला टर्म आएगा, यहाँ पे 10V था, उधर जाएगा माइनस ये हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 8 वोल्ट, 8/400। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 8/400, ठीक है। अब इसमें मैं पुट कर दूंगा I के जगह, क्या पुट करूंगा, I के जगह पुट करूंगा 8/400 इंटू R इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 2 इंटू 4/8, 8×5=40, ये हो गया R इक्वल टू 100 ओम। तो R इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 100 ओम आएगा, ठीक है।